नकली सीमेंट भी बिकता है क्या? हाँ, बहुत बिकता है बाजार में। उसी नाम से, उसी नाम से, उसी कलर कोड से, उसी कलर कोड से, उसी नंबर से भी। उसी नंबर से बाजार में सस्ता मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। मेरा नाम प्रशांत। पॉडकास्ट करने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी लोग डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, उनके अनुभवों को आपके साथ शेयर करने का मौका मिले, उनको एक मंच मिले जहां एक वार्ता हो सके। जो भी लोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में जो लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस रीजन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो भी डेयरी सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, जो अनुभवी लोग हैं और अपना समय दे रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो गैप है, मेहनत करने के बावजूद भी जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, आखिर क्या कारण है। हमने इससे रिलेटेड एक सवाल किया था आपसे कि यह पॉडकास्ट जो हो रहा है, इसमें किन लोगों को बुलाया जाए। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, टेलीफोन भी आया। एआई टेक्नीशियन या जो वेटनरी से रिलेटेड लोग हैं, उनको जरूर बुलाएं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। फीडबैक देने के लिए सबसे पहले हम धन्यवाद कहना चाहेंगे और हमारी कोशिश है आपकी जो डिमांड है उसको हम पूरा करें। इसी क्रम में हमारे साथ आज हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं जो कि वेटनरी में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग 30 साल का उनका अनुभव है, उनसे मिलवाएंगे, सारी जानकारी लेंगे। अगर यह हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। आइए अब हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हमारे साथ नित्रेश जी हैं, उनसे वार्ता करते हैं और जानते हैं कि इस पॉडकास्ट में क्या होने वाला है। जी धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं नित्रेश। अभी तक जो भी पॉडकास्ट हुआ है वो हमारे स्टूडियो में हुआ है, लेकिन बहुत लोगों का कमेंट था कि आप अपने पॉडकास्ट में जो भी लोग वेटनरी से, ब्रीडिंग से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको ज़रूर बुलाएं। तो हमें लगा कि ये चीज़ होना चाहिए। पर आपको खुद पता होगा कि जो भी लोग वेटनरी से जुड़े होते हैं, उनका जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं। और हमारा स्टूडियो चूँकि पटना में है, तो हम पटना के तो वेटनरी के ज़रूर लोग को बुला सकते हैं। लेकिन जो लोग अलग अलग ज़िलों में हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं और जिनका अनुभव से बहुत उस क्षेत्र में, उस जगह पे काफ़ी परिवर्तन आया है, उन लोगों के साथ हमारी शायद बातचीत नहीं हो पाती है। अभी हम लोग सिवान आए हुए थे, तो हमें पता चला कि यहाँ के एक बहुत ही अनुभवी वेटनेरियन है जो कि पिछले 30 सालों से 1992 से इस क्षेत्र में है और काफ़ी अच्छा इनका अनुभव है। उनका सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने नस्ल सुधार पे काफ़ी इनका एक्सटेंसिव काम है। ये किसानों को ना सिर्फ सीमेन देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, साथ ही साथ उनको बताते भी हैं कि नस्ल का फ़र्क क्या होता है, और उनको एक समझिए कि उनको गाइड भी करते हैं। तो आज चूँकि हम यहाँ पे आए भी थे, हमने उनको इनवाइट किया, बुलाया कि आप हमारे स्टूडियो में आइए, लेकिन व्यस्तता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे कर लें। इसकी वजह से हमने इसको आज यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर से मिलवाते हैं। थोड़ा सा अपना एक परिचय दे दीजिए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको। मैं ब्रजभूषण पांडे, इस क्षेत्र में 1992 से मैं कार्य कर रहा हूँ। इसमें इतना दिन में काफ़ी उतार चढ़ाव जो है मिला है। सबसे अधिक परेशानी इसमें होती है कि ब्रीड पहचानना। ब्रीड पर काम करने के लिए हर पशुपालक को अपना अपना ये अनुभव रखना पड़ता है। क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, जिसके पास जैसा सीमेन होता है वैसे कहते हैं कि यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही अच्छा है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात होता है पशुपालक को अपना ज्ञान होना कि हमको किस तरह का मवेशी रखना है, किस तरह का उससे पैदावार लेना है, किसका दूध में फैट कितना होता है। आज के टाइम में ये बहुत महत्व रखता है। इसके लिए हर आदमी को ये जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, हम ये जो मवेशी रख रहे हैं उसमें हमको कितना फैट मिलेगा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपने 1992 से जब शुरू किया था, उस समय बिहार में डेयरी फार्मिंग जो है, उस समय क्या स्तर था उसका, किस तरह से लोग करते थे, थोड़ा सा इसकी जानकारी दीजिए। इसकी स्थिति ये थी कि ब्रीड के नाम पर तो किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी कि कौन सा ब्रीड होता है, कितना दूध देता है, कैसे होता है। उसके लिए बहुत परेशानी होती थी। हम लोग जब इंसेमिनेशन का काम शुरू किए तो उसके बाद में धीरे धीरे पशुपालकों का ज्ञान बढ़ता गया। बढ़ते आज तो काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। उसमें आप एआई का क्या चार्ज होता था उस समय, कितना पैसा लेते थे? उस समय हम लोग 250 रुपया चार्ज लेते थे उस समय 1992। हाँ। अच्छा, 1992 में जो लोग जो है उस तकनीक, क्योंकि बहुत नया रहा होगा,
तो क्या उसको अपनाते थे या उसके बारे में लोग को होता था कि नहीं हम सांड के द्वारा ही अपना जो पहले तो सब लोग नेचुरल ढंग से ही काम करते थे, बुल से ही क्रॉस कराते थे, लेकिन जो उसमें एक्टिव पशुपालक थे धीरे 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 इस साइड में उनका झुकाव होता गया। होते 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 काफी प्रोग्रेस हुआ, जिसकी आशा नहीं की जा सकती थी उतना प्रोग्रेस उसमें हुआ है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब 1992 से लेके अभी 2024 में हम लोग हैं, तो आपको कब लगा कि लोगों के अंदर जो है अब नस्ल को लेके जो है जागरूकता आ गई है, या आप अभी भी मानते हैं ये चीज़ कि अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए नस्ल को लेकर? किसान नस्ल के लेकर के किसानों को उस ढंग की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद वे लोग जागरूक। आज के डेट में भी ऐसा है कि सीमेंट का क्वालिटी घटिया से घटिया लेकर के हाँ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पशुपालक को कोई फायदा नहीं होता है। उसका मेहनत उतना ही लगता है, चारा दाना का खर्च उतना ही लगता है, सब कुछ उसको समय उतना ही लगता है, लेकिन ईल्ड जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण है कि ब्रांडेड सीमेंट लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही कम कर रहे हैं। इसके लिए उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग जब भी जाते हैं यहाँ पे, तो कैसे लोगों को नस्ल के बारे में कैसे उनको समझ में ये आएगा कि हमारे लिए कौन सी बेहतर नस्ल है? इसमें क्या कभी आप लोग अपने तरफ से भी उनको सुझाव देते हैं, या आप पूरा छोड़ देते हैं कि नहीं किसान जो हमें बोलेगा, पशुपालक जो बोलेगा हम वही करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग सुझाव देते हैं। हम लोग जाते हैं पहले जिस भी पशुपालक के यहाँ, यदि वो कुछ जानने लायक है तब उसको हम बताते हैं कि कौन सा इंसेमिनेशन आपके यहाँ कर दे। तो लोग कहते हैं हम लोग को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको हम लोग सब बताते हैं कि जर्सी का ये फैट आता है, जर्सी का ये दूध आता है, फ्रीजियन का ये आता है, गिर का ये आता है, साहिवाल का ये आता है, सब उसको बताते हैं। इस वातावरण में कौन सी गायें सक्सेस होती हैं ये सब उसको बताते हैं। तो होते होते ये इस जगह पर भी हम लोग जाते हैं कि पशुपालक बोलता है कि आपको जो सही समझ में आए वो कर दीजिए, तो हम उसको ये फिर गाइड करते हैं। करने के लिए तो हम कर देंगे, लेकिन पालना तो आप ही को है भाई। चीज़ पे मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आप चूँकि मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि आप अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं कि हम सही चीज़ करें। पर आप चूँकि इस क्षेत्र के हैं, तो ये अब अगर आप अपने अनुभव से, क्योंकि आप तो बहुत सारे ऐसे AI वर्कर से आपका बातचीत होता होगा, उनका क्या रवैया रहता है इसके प्रति? देखिए, उसमें परसेंटेज जो है अधिक से अधिक पशुपालक ये चाहता है कि हम खर्च भी अच्छा करें और हमें यील्ड भी बढ़िया मिले, लेकिन ऐसा AI वर्कर जो है वे करने नहीं देते हैं। उनके पास जो है उसी को कहते हैं कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो आप जैसे कैसे चुनाव करते हैं कि आपके हिसाब से अच्छा सीमेंट कौन सा? देखिए, हम लोग 2 कंपनी का ही सीमेंट यूज करते हैं अधिक से अधिक। एक CFSF बंगलोर और दूसरा वो गवर्नमेंट का फॉर्म है, और दूसरा जो है अहमदाबाद में ये जो है सेलोन है, NDDB है, SSG है ना, हाँ, इसी का सीमेंट हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, तो इसका सीमेंट आप कब से यूज कर रहे हैं फील्ड में? इसका फील्ड में सीमेंट हम यूज कर रहे हैं लगभग आपको 2001 से। 2001 से। और अभी जैसा अभी कैसा आपका उसका तो बहुत सारा बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 30-30 लीटर, 40-40 लीटर, 7-7 लीटर दूध करने वाली सब गैया हमारे यहाँ है। अच्छा, तो आप जब मतलब कहने का ये है कि अगर कोई आपके जैसा AI वर्कर है या जो सिमुलेशन कर रहे हैं या जो डॉक्टर वेटनरी के हैं, अगर वो किसी किसान को सही चीज़ लगा देते हैं तो उनका पशुपालन 2 से 3 गुना हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब 60 लीटर की गाय बता रहे हैं या 40 का ही रख लें, तो भी बिहार में जो जनरली अभी देखा गया है कि 20 लीटर का भी जो औसत है उसको पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह का जब आप फील्ड में देखते हैं तो और क्या कमी आपको लगती है कि क्यों सबके लिए ये चीज़ नहीं हो पा रहा है? सबके लिए इसके लिए क्वालिफिकेशन होना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, जब इंसेमिनेशन करने वाले लोग आए तो आज तो सब सुविधा हो गई है ना। उनका सीमेंट जो है नंबर लेकर के नेट पर सर्च करें कि कौन सा बुल है, उसका बर्थ रेट क्या है, उसका फैट कितना है, वो कितना, उसकी माँ कितना दूध की है, ये सब डिटेल्स में खुल करके आ जाता है। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए पशुपालकों को। मतलब आपका कहना है कि जागरूकता पशुपालकों को अपने में लाना हाँ, अपने में जागरूकता लानी पड़ेगी। मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे कि AI वर्कर आपको अच्छा करेगा तो आप ये भरोसा से काम करेंगे तो उसमें बहुत ही कम सफलता मिलेगी। अच्छा, आप कहिए कि हमको ये सीमेंट चाहिए। अच्छा, हमको ये सीमेंट, हाँ, आप डिमांड कीजिए
डिमांड करिएगा तो उसको रखना पड़ेगा, हाँ सप्लाई भी उसका आएगा। आएगा, अभी आप सप्लाई के भरोसे हैं, सप्लाई के भरोसे। जो सप्लाई है वही उसी को हाँ चलाना हाँ है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। बहुत अच्छी डॉक्टर जानकारी। साहब मेरा एक सवाल रहेगा, जो भी छोटे पशुपालक हैं उनके यहाँ कोई अगर एआई टेक्नीशियन आते हैं एआई करने के लिए, तो उनको क्या क्या चीज़ सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या सवाल उनसे करना चाहिए जिससे उनको फायदा और बेनिफिट दिखे? सबसे पहले तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हम किस ढंग के पशु को रख सकते हैं, उसमें हमको क्या क्या करना पड़ेगा। उस जानकारी जब है तो उनको ब्रीड की जानकारी होनी चाहिए। जी जी। हाँ, ये ब्रीड हमको चाहिए, इस ब्रीड में इतना इल आता है, ऐसे रख रखाव से उसका सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद में अभी तो नेट का टाइम है, सब कंपनियों का सीमेंट देखें कि किसका कितना ये औसत उत्पादन क्षमता है, उसके हिसाब से डिमांड करें, डिमांड करके तब इंसेमिनेशन करवाएं। अच्छा, एआई वर्कर का क्या सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं जो कहीं एआई करने जाते हैं और कम दाम का सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे उनका अपना स्वार्थ निहित होता है, ये सबसे बड़ा कॉज है। तो ये जो है सीमेंट जो इंसेमिनेशन करते हैं उनको सीमेंट दान करता बोला जाता है जी जी। ना। हाँ। तो दान का कोई हिसाब नहीं होता, कितना हूँ दान दान में होता है। तो वे लोग अपने तरफ से ऐसा करें कि पशुपालक जो है इतना मेहनत दिन रात एक करके अपना सब समय लगा रहा है, खर्च कर रहा है, तो उसको जो है संतुष्टि मिले और उसका दूध उत्पादक क्षमता जो है वो बढ़े। नहीं, बहुत लोग लेकिन जो एआई वर्कर भी हैं उनका भी खर्च है, उनको भी अपना सीमेंट का कंटेनर का जो गैस है उसको मेंटेन करना है, जो पेट्रोल उनका गाड़ी में चलता है उसको देखना है। तो कैसे इस चीज़, क्योंकि ये देखिए उनका भी, जैसे हम और भी एआई वर्कर से हमारी बात होती है, उनका कहना है कि किसान जो है सो पैसा देने को तैयार नहीं होते हैं। देखिए ऐसा जो है किसान बहुत कम परसेंटेज में है जो ऐसा करता है। किसान जो है वो चाहता है कि हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाए लेकिन हमारे मवेशी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। ये वास्तविकता है। बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल। अच्छा से अच्छा उसका इलाज हो, अच्छा से अच्छा उसका इंसेमिनेशन हो ना। पशुपालक कभी भी हिचक नहीं करता है, लेकिन अब रहा कि उसको मार्गदर्शन करना पड़ता है ना। मार्गदर्शन के हिसाब से ही सब कुछ उसको ये होता कितना है। फीस जो है सो आपको लगता है कि वाजिब होना चाहिए किसी भी एआई वर्कर के लिए? देखिए वो जिस तरह का सीमेंट होता है उसी के हिसाब से दाम होता है। नहीं, सीमेंट को छोड़ दीजिए, जो आपका मेहनताना का चार्ज है वो कितना मिनिमम होना चाहिए? अरे मिनिमम 200 रुपया मेहनताना और उसका खर्च मिल जाए तो काफी है। काफी है। ये सब यानी कि मिलाकर 200 रुपया 300-400 उनका, अगर वो आते हैं एक विजिट के लिए हाँ। तो 200 रुपया उनको किसान को देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। उसके बाद जो सीमेंट जो लगवाते हैं उसका जो कॉस्ट आता है वो निश्चित पे करना वो चाहिए। निश्चित पे करना चाहिए, इससे भी सुधार होगा। काफी सुधार होगा। एआई वर्कर जो है किसी के दरवाजे पर जा करके और बोल दे कि नहीं सर अभी इंसेमिनेशन करने का टाइम नहीं है, तो ऐसा होता है कि किसान उसको कुछ भी नहीं देता है। अच्छा, ये बोलता है कि ठीक है आप अमुक टाइम में आइए, ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत ही होता ऐसा होता है, इस तरह का हाँ, केस बहुत होता है। इसलिए वो गलत समय सही समय जिस समय से पहुंचता है अपना काम करता है और वो आगे बढ़ जाता है बेचारा। यानी फार्मर को उनका फीस जरूर देना हाँ, चाहिए। एकदम देना चाहिए। अगर सीमेंट नहीं भी देना है तो वो आए हैं दरवाजे पे तो उनको देना चाहिए। उनको फीस देना चाहिए और वो जो मार्गदर्शन करते हैं उसका अमल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया अभी सीमेंट के बारे में, तो आप किस तरह का सीमेंट, आप जो है आपके पास जो है तो किस तरह क्वालिटी का सीमेंट रखते हैं और उसको अपने जो भी पशुपालक जो आपसे जुड़े हुए हैं उनसे आप कैसे उनको बताते हैं कि आपका पास किस तरह का सीमेंट आया हुआ है? हम सबसे पहले इंसेमिनेशन करने के लिए जाते हैं तो पशुपालक से कहते हैं कि किस तरह की गाय आपको पसंद है, आप किस हिसाब से आपको गाय रखनी है, यानी दूध के बिक्री के हिसाब से रखनी है या परिवार के हिसाब से रखनी है, कैसे मैंने पशु को आप पाल सकते हैं। तो इसके विषय में जब बात होती है तो पशुपालक अपना ओपिनियन देता है, तो हम उससे बोलते हैं कि देखिए इस बार तो हम आपके यहाँ आए हुए हैं, इंसेमिनेशन करेंगे, लेकिन यदि दूसरे बार से यदि दूसरे किसी को भी आपको बुलाना हो तो बुलाइएगा, तो ये कंपनी का सीमेंट जो है आप कहिएगा कि इंसेमिनेशन कीजिए। उसका नंबर होता है, बुल नंबर होता है। उसमें ऐसा है कि ऐसे अभी तो काफ़ी कंपनियां आई हुई हैं मार्केट में, लेकिन सबसे अच्छा सीमेंट जो है जिसकी क्वालिटी जो है एकदम सर्टिफाइड है CFSF बंगलोर और NDDB साबरमती गौशाला अहमदाबाद,
तो ये एसएजी का जो बुल हाँ है एसएजी का जो बुल है हम्म। वो सब सर्टिफाइड बुल है। उसमें कैसे कौन कौन सा, उसमें बहुत तरह का सीमेंट आता है। हाँ सीमेंट आता है, उसमें जर्सी का नंबर है सब 1 स्टार ना। 5 स्टार आप इम्पोर्टेड। उसमें 5 स्टार सीमेंट जो है सबसे उत्तम क्वालिटी का सीमेंट होता है ना, जिसकी बछिया जो है काफी बढ़िया दूध देती है। आपके पास जैसे आप खुद भी करते हैं तो आपके यहाँ ये तो आपका बहुत विस्तार का क्षेत्र है, तो इसमें सबसे अच्छा क्या आपका अनुभव रहा है कि कितने जर्सी में कितने लीटर तक गई, एचएफ में कितने लीटर तक गई, अगर गिर के आपने लगाया होगा तो अगर उसकी थोड़ी आपको जानकारी हो तो थोड़ा बताएं। हर बुल का जो ये है नंबर है, आप जब मोबाइल पर सर्च कीजिएगा तो वो सब खुल करके आ जाएगा। नहीं, बुल की बात नहीं कर रहे, जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट जो आया है उसमें तो जर्सी में भी है, साहिवाल में भी है, फ्रीजियन में भी है, सब है। अभी तत्काल में हमारे यहाँ जो ये है बछिया है, ये एनडीडीबी जो एबीसीसी में आता है उसमें कोबरा बुल 5 स्टार की बछिया है। अच्छा, ये जो आपके पीछे क्या उम्र है इस बाछी का? इस बाछी का उम्र हो गया 15 जनवरी ये 23 की बच्चा है। अभी 3 महीना 5 दिन की प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो काफी इसका अच्छा ग्रोथ है। 300 350 ये प्रेग्नेंट है तो इसको भी आपने अच्छा सीमन लगाया? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब सिर्फ जो काम लोगों को बताते हैं वो अपने यहाँ भी उसको खुद भी करते हैं और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपको पीछे दिख रहा होगा। तो डॉक्टर साहब, जर्सी ब्रीड को आप कैसे देखते हैं बिहार में? बिहार में जर्सी ब्रीड सबसे बढ़िया ब्रीड है। इसको हर आदमी पाल सकता है। इसके ऊपर गर्मी का असर भी कम रहता है और दूध में फैट की मात्रा भी अच्छी रहती है और यील्ड भी बढ़िया रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना दूध तक जा सकती है बिहार के ज़मीन पे? बिहार के ज़मीन पर यदि बढ़िया बुल का सीमेंट की बछिया हो तो ये 25 से 30 लीटर दूध तक जा सकती है। वाह, तब तो फैट एसएनएफ भी ज़्यादा है तो दूध का रेट भी अच्छा मिलेगा किसान को। अच्छा तो मिलेगा। बिल्कुल। तो ये मतलब बहुत 4.5 से 6% तक जर्सी में ये फैट की मात्रा है। बुल का चयन आप कैसे करते हैं, आप कैसे मंगवाते हैं, या कोई आपको जो किसान बोलते हैं कि हमें अमुक नंबर का चाहिए, या आप जब ऑर्डर करते हैं तो उससे पहले आप कुछ अपना स्टडी करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, या किसान जो भी आपको बोलता है वो करते हैं? इसमें तो मेरा बहुत पहले से अनुभव है। केवल इंसीमिनेशन ही नहीं करते हैं, हम अपने यहाँ बछिया तैयार भी करते हैं। अपनी गाय की बछिया को भी तैयार करते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं। ब्रीडिंग भी करते हैं। एक ब्रीडर भी है ना। तो इसलिए इसमें बहुत बढ़िया ये है संभावना है ना, ताकि जर्सी का जो ये है रख रखाव जो है वो काफी बढ़िया है, आसान भी है। आकार प्रकार भी उसका अच्छा होता है। 2, 3, 4 बिहान में वो माने ढीला नहीं होती है ना। लंबे तक चलती है। रिपीटर ब्रीडर भी बहुत कम होती है। फ्रीजियन के समान उसमें ये कोई शिकायत नहीं है। आप खान पान, मिनरल मिक्सचर, विटामिन देते रहिए, टाइम पर डिवर्मिंग कराते रहिए, सब कुछ मेंटेन रहता है। अच्छा, आप बिहार में जो अभी जिस तरह का आप जागरूकता देख रहे हैं, तो आप क्या भविष्य देखते हैं कि बिहार में अभी और क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल में बिहार में हम क्या आने वाला समय जो है वो बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट भी इसमें योगदान दे रही है। अच्छे से अच्छे लोग इसमें आ रहे हैं जिसको हर तरह की जानकारी है, तो संभावना बहुत बढ़िया है। और जो एआई वर्कर्स हैं, आप कैसे, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत लोग इससे परेशान भी रहते हैं, मतलब एक तरह से शिकायत ही करते हैं कि जो है सो हमें कोई बताता नहीं है, या जो सप्लाई है उसमें अच्छे बुल्स की, तो अच्छा सीमेंट क्यों नहीं रखते? जैसे आप रखते हैं अच्छा सीमेंट, तो बाकी एआई वर्कर अच्छा सीमेंट क्यों नहीं रखते? देखिए, सब किसी का अपना अपना क्वालिटी है। बहुत लोग हैं जिनको पशु के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एआई करते हैं। तो वे लोग क्या करेंगे, इसमें अच्छा से अच्छा अनुभवी लोग जो हैं उन्हीं से किसान को काम कराना चाहिए और उससे पहले जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेकर के उसके हिसाब से काम करानी चाहिए। मतलब क्या आपको लगता है कि अच्छा सीमेंट रखना बहुत मुश्किल काम है क्या? बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। आप जो आप सस्ता सीमेंट रखते हैं या नहीं अच्छा, रखते हैं। आप किस चीज़ पर क्वालिटी पे जाते हैं? हाँ, क्वालिटी जो है उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो आप जिस तरह का अपना ब्रीडिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि
यही इसी तरह से किसान के यहाँ भी अच्छा नस्ल तैयार हो, तो आप उस दृष्टिकोण से, उस सोच से आप चलते हैं। तो हाँ, हाँ। बाकी एआई वर्कर तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं, तो उसमें किसानों को क्या होगा उसमें? अब देखिए, अच्छा से अच्छा ब्रीड तैयार होगा तो अच्छे से अच्छे लोग यहाँ पर आएंगे। हम्म, अच्छे से लोग अपना पूंजी जो इन्वेस्ट करना है अच्छा से अच्छा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। हम्म, एक अपने यहाँ का हिसाब है कि गाय कैसा हो लेकिन उसका रेट नहीं मिलता है, हम्म, इसलिए कि अच्छे से अच्छे जो खरीदारी करने वाले हैं यहाँ पर नहीं आ पाती, इसलिए कि ब्रीड डॉक्टर- यहाँ मिलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यदि सही। ब्रीड मिलने लगे तो वही जो है पंजाब में बछिया जो है हम्म, 50,000 लाख रुपया में बिकती है हम्म, और यहाँ गाय 50,000 लाख रुपया में नहीं बिकती है। हम्म, इसके पीछे कारण है कि उस तरह के लोग यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। तो यदि सब लोग उस ढंग का मैंने अपना ये करने लगे हम्म। तो सब लोग आने लगेंगे, किसान को भी फायदा होगा ना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका जो है करीब करीब 30-32 साल का अनुभव है, तो हमें ये बताइए कि आपका इतना दिन में आप इन ब्रीडिंग जो समस्या होती है, क्योंकि आपको ही पता है कि पशुपालक जो है तो बहुत जगह डेटा नहीं रखते हैं कि इसको, तो आपने इसको अनुभव किया है क्या आपने 32 साल के करियर में? बहुत अनुभव है इसमें। इसमें ऐसा है कि पशुपालक को ये पता नहीं होता है हम्म, कि ये जो ब्रीड है हमारे यहाँ हम्म, किस बूल का हम्म, ये सीमेंट है, बिल्कुल। इसकी माँ कितना दूध की है। हम्म, तो जब उसका ये रहेगा ना बाछी जब आती है उसकी। हाँ उस बछिया, बाछी पे फिर उसी बुल का इस्तेमाल तब जा करके उसमें करें। जो अगला बच्चा आता है वो हाँ फिर कमजोर आता है। हाई इल्डर जो बच्चा है उसी से बनता है। हम्म, तो सब लोगों का उसका एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। किसान कोई इंसीमेशन करवाते हैं किसी एआई वर्कर से, तो उनको सावधानी के तौर पे, जैसे अभी बाजार में बहुत सुनने को मिलता है कि ये सीमेन नकली है या ये सीमेन खराब हो गया है, तो कैसे वो परखेंगे? देखिए, उसके लिए परखने के लिए किसान के पास में तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है कि परखने की कुछ जो टेक्निक है किसान को पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन का कंटेनर उनका कितना का है, कितना सीमेन उसमें लेकर के वे चलते हैं। ऐसा लोग हैं कि 3 लीटर का कंटेनर रखे हुए हैं और उसी में 50 सीमेन रख करके दिन रात उसको लेकर के चल रहे हैं। मतलब डेड सीमेंट का भी तो उसमें डेड सीमेंट की समस्या बहुत ही बन जाती है। अच्छा। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं इसको 2 ठो इंसीमिनेशन करवाइए। तो सीमेंट पर तो भरोसा उनको है नहीं कि मेरा सीमेंट का रख रखाव कैसा है। जब रख रखाव ही सही नहीं रहेगा तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो इसलिए वे लोग कहते हैं कि 2 सीमेंट डलवाइए। यानी 2 सीमेंट दिलाना कोई जरूरी नहीं है? कोई जरूरी नहीं होता है। एक मवेशी के लिए 1 सीमेंट ही आता है। अच्छा। यदि मवेशी है उसको 16 घंटा 18 घंटा पर आप इंसीमिनेशन करवा दीजिए जब से हीट में आई है उसके हिसाब से। यदि वो 36 घंटा 42 घंटा 72 घंटा तक गैया हीट में रहती है तो उसके हिसाब से जब एआई वर्कर आते हैं तो उनसे बोलिए कि देखिए कि इसका ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा होता है कि ओवुलेशन हुआ ही नहीं है, डॉक्टर साहब इंसीमिनेशन करके चल दिए तो रिजल्ट होगा नहीं, वो संभव ही नहीं है। उसका अंडाणु निकला ही नहीं तो शुक्राणु जाएगा, अवेट करके इसका साइज बढ़ जाएगा, ओवुलेशन होगा, ये उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब प्रवेश नहीं करेगा तो इंसीमिनेशन ये फेल करना ही है। इंसीमिनेशन करने से कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए उसका ये जानकारी रखना जरूरी है कि मेरी गैया कितना टाइम तक हीट में रहती है ना। उसके हिसाब से ही एआई वर्कर को बुलाएं, उनसे बोलें कि आप थोड़ा देख लीजिए कि इसका पोजीशन क्या है, ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो इंसीमिनेशन कराएं। एक मवेशी के लिए 1 ही सीमेंट काफी रहता है। किसान को अपने ढंग से जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। मतलब इसमें आप असली नकली का पहचान कैसे करेंगे? असली सीमेंट नकली का पहचान तो है ये कंपनी के जो ये लो एरिया ऑफिसर है वे लोग आकर के कंटेनर में उनका एक टर्च होता है, वे जला कर के देख लेते हैं तो पता चल जाता है। उसका कलर चेंज होता है उसमें। अच्छा। तो जब कलर चेंज होता है तो वे कहते हैं कि देखिए ये सप्लाई देने वाला ये आपको अच्छा सीमेंट नकली सीमेंट भी बिकता है क्या? हाँ, बहुत बिकता है बाजार में। उसी नाम से उसी कलर कोड से, उसी कलर कोड से, उसी नंबर से बाजार में सस्ता मिलता है इसलिए लोग ले लेते हैं। ये समस्या जो है सो भी बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या। तो उसमें जो है सो उसमें कंसीव करती है कि नहीं? कहाँ से करेगी भाई? अब मान लीजिए कंसीव करती है तो कैसा बच्चा आता है? बच्चा कहाँ से सही आएगा? उसमें कोई भी नस्ल का कोई भी नस्ल का नाम रहेगा, किसी तरह का बच्चा आएगा। HF में साहिवाल आ जाएगा, कुछ आ जाएगा।
जो भी मतलब ये भी होता है। ये भी होता जो भी है। दर्शक यदि साहिवाल ही है, साहिवाल हाँ। का सीमेंट है, साहिवाल ही है, तो उसमें साहिवाल का परसेंटेज नहीं है। हम्म। फ्रीजियन है तो फ्रीजियन का परसेंटेज नहीं है। तो जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ है कि नहीं, कि आपके यहाँ आपने लगवाया कोई सीमेंट और जब आपने देखा कि बच्चा वो किसी और नस्ल का आ गया, ताकि इससे भी लोगों का अनुभव होगा कि क्या हो अरे रहा है। भाई कहीं कहीं तो पशुपालक बोलता है या फिगर में भी आता है कि सीमेंट डाला गया गाय को, अब बच्चा निकला भैंस का। मतलब ये भी आता है समस्या। ये भी समस्या कभी कभी देखिएगा ना, नहीं ये न्यूज में आता है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके हिसाब से जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता बहुत जरूरी है। किसान को अपने हिसाब से मैंने जानकारी सतर्क होनी रहना। चाहिए, सतर्क होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब जैसे अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि लोग जो भी पशुपालन कर रहे हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा और जागरूक ही हो, हाँ, और जो भी समस्या हो उसको अगर हम लोग एक संवाद के माध्यम से, जो आपका चूँकि एआई वर्कर का आप काम करते हैं, आपका भी अनुभव बहुत ज़्यादा है, और हमें लगता है कि ये भी किसानों के लिए भी ज़रूरी है कि आप एआई वर्कर को ही चिन्हित करिए जो कि अच्छा काम करते हो, और आप उनको उचित मूल्य जरूर हाँ, दीजिए। क्वालिटी का सीमेंट रखते हो। उस सब अभी तो सीमेंट आ रहा है जिस पर दाम लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि कोई भी किसान जो है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको अगर एआई करवाना हो तो ये मन में सोच के चले कि हमें इस पूरे प्रक्रिया में 1000 रुपये का पूरा कॉस्ट आ सकता है। हाँ, अगर आप हाँ, अगर आ चांस है सकता की है। बात है कि हो सकता है कि आपका सिंगल शॉट में गाय जो है सो सही समय पे हीट में आ रही है, उसका ओवुलेशन हो गया है, उसका एआई हो जाए उस समय, तो आपका कुछ पैसा बचेगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि अच्छा सीमेंट के लिए आप दाम देने को तैयार। देखिए 35 रुपया 30 रुपये का ही सीमेंट होता है, और उसमें ही लोग थोड़ा सा 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपये का लालच में ये काम करते हैं, इससे कि 1 साल 2 साल नहीं, पूरा एक गाय खराब हो जाती है। पूरा लाइफ उसका ही उसी में उसका जो है सन्निहित है। तो यानी कहीं ना कहीं पशुपालक अगर पिछड़ रहे हैं अपने मेहनत के बावजूद भी, तो उसमें एक ये भी कारण है। हाँ, बहुत कारण, बड़ा कारण है ये। डॉक्टर साहब, अब ये पॉडकास्ट में हम आपसे ये अंतिम सवाल करेंगे कि आप पशुपालकों को थोड़ा सा ये बता दें 4 से 5 चीज़ की जो एआई कराने से के समय में उनको जो तैयारी करनी चाहिए, वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले पशुपालक को ध्यान रखना होता है कि मेरी गैया का बच्चा दिए हुए कितना दिन हुआ। एक बार हीट में आती है तो उसको वे छोड़ दें, उसमें उसको ये डिवर्मिंग करा दें, मिनरल मिक्सचर दें, हाँ, या नज़दीक के जो उनके माने नज़दीकी के जो एआई वर्कर हैं उनसे परामर्श ले लें कि ऐसा ऐसा है, हमको ये सीमेंट डलवाना है ना, आप उस सीमेंट के लिए ये रखिएगा, स्टॉक में रखिएगा, हम खबर करेंगे तो हमको इंसीमिनेशन कर दीजिएगा। ये सब यदि बछिया है तो उसका बॉडी वेट कितना है, एक बार जब हीट में आती है तो एआई वर्कर को बुला लें, उनको चेक करा लें कि इसका ये जो है यूट्रस का ग्रोथ जो है ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो अगले बार में इंसीमिनेशन कराएं, यदि नहीं हुआ है तो फिर उनसे विचार विमर्श करके क्या क्या उसमें कमियां है उसको पूरा करके इंसीमिनेशन कराएं। ऐसा होता है कि उसका यूट्रस तैयार है या नहीं है, डॉक्टर साहब एक बार सीमेंट डाले, 2 डाले, 3 डाले, बछिया फेल कर जाती है तो मिला जुला करके लोग उसको गलत जगह भेज देते हैं। इसमें उस बछिया का क्या दोष है, उसमें बछिया का कोई दोष नहीं है, पशुपालक का कोई दोष नहीं है, उसको जानकारी ही नहीं है, अब बछिया तो बछिया है। तो इसलिए जो भी काम करने वाले वर्कर लोग हैं वे अच्छा से अच्छा सलाह दें, अच्छा से अच्छा काम करें, ताकि उनको भी संतुष्टि हो, ये जो है पशुपालक जो है वो भी संतुष्ट रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया हमारे पॉडकास्ट में आए। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और साथ में हम और किन तरह के लोगों को और अपने पॉडकास्ट में बुलाएं, और हमारे प्रयास लगातार जारी रहेगा। हम और इसमें वेटनरी के जो लोग हैं, जो और अलग ज़िले के लोग हैं, उनको ज़रूर जोड़ेंगे। और हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे चैनल पे आने के लिए, और नितेश जी आपको भी थैंक यू।